हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। इससे पहले कि हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करें, कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यह प्रश्नावली परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके या लिख सकें, जहां पर Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी संख्याएं होंगी वह कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जितनी भी संख्याएं वर्गमूल में होती हैं, जैसे कि जिनके वर्गमूल हल नहीं हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, वर्गमूल में 2 दे रखा है, वर्गमूल में 3 दे रखा है। अगर वर्गमूल में 4 होगा तो वो परिमेय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 4 2 का होता है, तो वहां वर्गमूल हल हो रहा है। यहां पर कोई भी वर्गमूल हल नहीं हो रहा है, तो ये सभी कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अतिरिक्त एक और संख्या है जो आपको याद रखनी है, पाई। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन यदि पाई का मान हमसे पूछा जाए 22/7 और ये पूछा जाए कि 22/7 कैसी संख्या है, तो वह परिमेय संख्या का उदाहरण होगा। लेकिन अगर पाई लिखा है तो वह कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक बात है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी बात की। देखिए, एक आपको ये बिंदु पूरी तरीके से याद रखना है। दूसरा बिंदु यह है कि यदि कोई संख्या है, मान लिया कि कोई संख्या a है, माना कोई संख्या a है और a यदि p की घात 2 को विभाजित करती है, ऐसा हमें पता है, तो वह p को भी विभाजित करेगी। ये बिंदु आपको याद रखना है इस प्रश्नावली के लिए। इसमें से प्रश्न आता जरूर है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि यदि कोई संख्या a p की घात 2 को विभाजित करती है, तो a यानी कि वह संख्या p को भी विभाजित करेगी। और इसके अतिरिक्त एक और बिंदु आपको याद रखना है, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा, सह अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए, 2 संख्याएं हमने ले ली, a और b। ये 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं तब कहलाएंगी जब इनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। और वो कौन सा होगा? 1। मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 2/4 अगर हमने लिखा हो, मतलब 2 और 4 है, तो 2 और 4 में क्या क्या कॉमन मिल रहा है? मतलब ये कट जाएगा ना। 2 भी 2 से विभाजित हो रहा है, 4 भी 2 से विभाजित हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें 2/5, तो देखिए 2 और 5 में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वह है 1। मतलब 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1, तो इनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, 1। तो ये कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। कौन सी? 2 और 5। जबकि 2 और 4 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 2 के यदि हम फैक्टर करें तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 गुणा 1 गुणा 2, 2 गुणा 1 मिलेगा। 4 के करें तो क्या मिलेगा? 1 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए 1 भी मिल रहा है और 2 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, जबकि 2 और 5 सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब आइए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित करके हम लोग अगली प्रश्नावली को हल करते हैं। 1.3 प्रश्न दे रखा है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, माना, कल्पना कर लिया यहाँ पर, और कल्पना क्या है कि माना वर्गमूल में 5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन क्योंकि परिभाषित कौन है सबसे ज्यादा? परिमेय संख्या, तो हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है।
और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बटे में 1 कर लिया, तिरछी गुणा कर ली, तो हमें क्या प्राप्त होगा, p बराबर वर्गमूल में 5 और q। अब वर्गमूल को यदि हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा, p का यदि हम वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, p की घात 2 बराबर, यहां पर अगर हम वर्ग करते हैं तो ये वर्गमूल हट जाएगा और प्राप्त होगा 5 q की घात 2। अब देखिए q की घात 2 की गुणा में 5 आ रहा है, तो मतलब ये संख्या 5 q की घात 2 5 से विभाजित होगी, और 5 q की घात 2 के बराबर में कितना है, p की घात 2, अर्थात p की घात 2 किससे विभाजित होगा, 5 से। तो हम ये लिख सकते हैं, अतः p की घात 2 जो संख्या है वो 5 से विभाजित होगी। और प्रारंभ में ही हमने पढ़ लिया कि यदि p की घात 2 5 से विभाजित हो रही है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक बात है। अब देखिए 5 से यदि p विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि p जो भी संख्या हो, हमें नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है, लेकिन यदि वो 5 से विभाजित हो रही है तो उसके गुणांक में 5 जरूर होगा। तो हम p को 5m लिख सकते हैं, क्योंकि p जो है वो 5 से विभाजित है तो इसको 5m लिख सकते हैं। अब p बराबर 5m, यहाँ पर जो समीकरण है, समीकरण 1 इसको मान लिया, यहाँ पर मान रख देंगे, जहां जहां पर भी p है वहां पर क्या रख देंगे, 5m। ठीक है, तो p की घात 2 है, जब यहां पर रखेंगे 5m तो क्या हो जाएगा, 5m की घात 2, 5m की घात 2 बराबर, बराबर में क्या था, 5q की घात 2, तो लिख देंगे बराबर में 5q की घात 2। अब 5 का वर्ग करिए, कितना आ जाएगा, 25m की घात 2 बराबर 5q की घात 2। 5 से ये 25 कट गया, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया, 5m की घात 2 बराबर q की घात 2, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q की घात 2 बराबर 5m की घात 2। अब देखिए यहाँ पर फिर से m की घात 2 के गुणा में कितना आ रहा है, 5, मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं, अतः q की घात 2 5 से विभाजित होगा, और q की घात 2 यदि 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए, इससे पहले हमने सिद्ध किया कि p 5 से विभाजित होगा, और यहां पर क्या सिद्ध कर दिया कि q भी 5 से विभाजित होगा। यदि p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं तो क्या ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी, नहीं होंगी। हम लोग लिख सकते हैं, अतः देखिए p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि p और q एक सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, p और q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। जबकि परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है वह यह है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, ये परिभाषा में नहीं लिखा था, तो ये पर भी, यहाँ पर ये भी एक बढ़ा लीजिए कि वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तथा p व q कैसी संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया कि p और q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। यहां पर क्या है कि ये p और q सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया, और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो हमने कल्पना करी है वो कल्पना ही गलत है। क्या कल्पना करी थी कि वर्गमूल 5 को हमने क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत थी
क्या कल्पना गलत थी कि ये एक परिमेय संख्या है। तो फिर अगर ये परिमेय नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर जब परिमेय नहीं है तो कौन सी संख्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, संख्या है। इस आधार पर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं और इसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें भी हम लोग मानेंगे, माना वही कल्पना करेंगे 3 + 2 √5 या 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी में हम लोग उल्टा इसका कल्पना कर लेंगे, परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 को लिख लेंगे p/q। अब 3 को देखिए उधर भेज दीजिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 वर्गमूल में 5 बराबर p/q - 3। और ये 2 जो कि गुणा में है, ये भी अगर हम इधर भेज दें तो क्या मिलेगा, वर्गमूल में 5 बराबर, यहाँ पर देखिए गुणा में था तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, 1/2 p/q - 3, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं, हमें पता होना चाहिए 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, p/q कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यदि 2 परिमेय संख्याओं को हम घटाएं तो क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या। अब 1/2 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दाएं पक्ष में लिखी हुई है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/2 p/q - 3 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमें सामने से ही दिख रही है, सारी शर्तों को पूरा कर रही है, परिमेय संख्या है। ये दाएं पक्ष में हो गया। अब दाएं पक्ष जो बराबर लिखा है वह बाएं पक्ष के लिखा है। यदि दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के और ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल में 5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल में 5 एक कैसी संख्या है, परिभाषा में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले ही पढ़ रखा है कि वर्गमूल में 5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमने सिद्ध किया इसके हिसाब से वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। तो लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ, और ये विरोधाभास सिर्फ इस वजह से उत्पन्न हुआ है क्योंकि जो हमने कल्पना करी है प्रारंभ में इस प्रश्न में वो कल्पना ही गलत है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे यह विरोधाभास किस वजह से है, हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारी कल्पना, देखिए इसमें लिखना ज्यादा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 या वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो यह निष्कर्ष निकल आएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में भी प्रश्न संख्या 3 में 3 भाग दे रखे हैं और सभी में हमें यह सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला भाग है 1/√2। तो जैसे अभी तक लगा रहे थे वैसे ही लगाएंगे इस प्रश्न को भी। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तिरछी गुणा कर लेंगे जैसा पहला प्रश्न किया था। तो तिरछी गुणा करने पर अब हमें क्या मिलेगा, Q बराबर वर्गमूल 2P। अब वर्गमूल यदि हमें हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर P में यदि वर्ग कर देंगे, अच्छा इधर यहाँ पर Q है तो Q की घात 2, वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा तो 2P की घात 2। अब देखिए P की घात 2 की गुणा में कितना आ रहा है, 2, अर्थात ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो हम लिख देंगे Q की घात 2 किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब यदि Q की घात 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित है। ठीक बात है। अब Q भी अगर 2 से विभाजित है तो हम Q को क्या मान सकते हैं, 2m। ठीक है, क्योंकि Q 2 से विभाजित है तो 2 के गुणांक में कुछ होगा, और Q बराबर 2m कहाँ रख देंगे हम, इस समीकरण में। अगले प्रश्न पर रख लेते हैं, Q की जगह पर रखेंगे 2m तो कितना हो जाएगा, 2m की घात 2 बराबर 2p की घात 2। 2m की घात 2 बराबर 2p की घात 2। 2 की घात 2 कितना हो गया, 4m की घात 2 बराबर 2p की घात 2। 2 से ये 4 कट गया तो कितना आ गया, 2, अर्थात 2m की घात 2 बराबर p की घात 2। अब देखिए यहाँ पर गुणांक कितना है, 2, अर्थात p की घात 2 2 से विभाजित होगा। p की घात 2 अगर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। प्रारंभ में हमने सिद्ध किया क्या, प्रारंभ में देखिए यहां पर सिद्ध किया कि Q 2 से विभाजित होगा, यहां पर सिद्ध कर दिया कि P 2 से विभाजित होगा। अब P और Q जब दोनों 2 से विभाजित हैं तो ये कैसी संख्याएं आ गई, P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो लिख देंगे अतः P व Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, जो कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा के विरोधाभास है। लिख देंगे जो कि विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत थी। कल्पना क्या की थी हम लोगों ने प्रारंभ में, कि दी हुई संख्या एक परिमेय संख्या है। तो अब जब वो गलत हो गई है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह इसका पहला भाग हल हो गया। अब आइए इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरे भाग में क्या दे रखा है, दूसरा भाग दे रखा है कि सिद्ध करना है 7 वर्गमूल 5। तो आइए 7 वर्गमूल 5 के लिए हल करते हैं। दूसरा भाग है 7 वर्गमूल 5। तो इसमें भी यही लिख लेंगे, माना 7 वर्गमूल 5 एक, यही कल्पना करेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो पुनः 7 वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में। ठीक है, अब ये जो 7 गुणा में है इसको यदि हम इधर भेज दें तो क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल 5 बराबर P बटे 7Q। अब देखिए यह एक परिमेय संख्या है, ये तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे दाएं पक्ष में क्या, कि P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर में दे रखा है, वर्गमूल 5 के। तो इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, नियम के विरुद्ध है, यह विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों है, यहां पर लिख देंगे कारण इसका, यह विरोधाभास
विरोधाभास, यहाँ पे त्रुटि हो गई, कल्पना में भी त्रुटि हो गई और लिखने में भी त्रुटि हो गई। विरोधाभास है किस वजह से विरोधाभास है? ये हमारी गलत कल्पना की वजह से है, तो लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः हमारी कल्पना गलत है, और हमारी कल्पना गलत है तो 7 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या होगी? अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसके तृतीय भाग की। तृतीय भाग है 6 प्लस वर्गमूल 2। तो अगले प्रश्न पर इसके लिए हल करते हैं। तीसरा भाग इसका 6 प्लस वर्गमूल 2। तो यहां पर भी यही कल्पना करेंगे, माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे इसको 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर p बटे q। अब 6 को यदि इधर भेज दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? वर्गमूल 2 बराबर p बटे q माइनस 6। अब दाएं पक्ष में देखिए, दाएं पक्ष में p बटे q माइनस 6, ये तो एक परिमेय संख्या है ही है। p बटे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, देखने से ही पता चल रहा है परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? इसके बराबर में है वर्गमूल 2, तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? जो कि विरोधाभास है या नियम के विरुद्ध है। और पुनः यह विरोधाभास किस कारण है? इसका कारण क्या है? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः हमारी कल्पना गलत थी। अब जब कल्पना गलत थी, कल्पना गलत थी, तो कल्पना जब गलत है तो फिर क्या कह सकते हैं कि 6 प्लस वर्गमूल 2 कैसी संख्या होगी? अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कल्पना क्या करी थी कि वो परिमेय संख्या है, और कल्पना गलत हो गई तो क्या सिद्ध हो गया कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम कल्पना के आधार पर लगा सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे, और इसके नोट्स को हम टेलीग्राम के PDF पर अपलोड कर देंगे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो और सभी PDF मिल जाए। धन्यवाद।